विधानसभा क्षेत्र दून में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक ब्लड कैंप लगाया गया है। नरेंद्र मोदी जी। तो अब इनसे बातचीत करते हैं, इनसे चर्चा करते हैं। आज जो यहाँ मौजूद पदाधिकारी हैं भाजपा के या जो इस कार्यक्रम की देखरेख कर रहे हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे। जी नमस्कार जी। कौशल जी, थोड़ा सा हमें बताएंगे इस कार्यक्रम की रूपरेखा या किस उपलक्ष्य में किया गया और किसने आयोजन किया और किस प्रकार लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? आज दून मंडल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ठाकुर बलवीर ठाकुर जी ने की अध्यक्षता में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पे ये आयोजन किया है और विधायक परमजीत सिंह पम्मी जी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। मैडम विनोद चंदेल यहाँ पे थे जी और दर्शन सैनी जी थे, अशोक शर्मा जी थे, साथ में सभी जस्सी यहाँ के चेयरमैन जस्सी चौधरी, मान सिंह मेहता जी मतलब ये सभी नॉमिनेटेड पार्षद में काफ़ी गण्यमान्य लोग हमारे पार्टी के थे। कौशल जी, क्या प्रतिक्रिया है यहाँ पर लोगों की ब्लड डोनेशन को लेकर? कैसी जागरूकता है लोगों में और कितने यूनिट आप एकत्रित कर चुके हैं इस समय? जहाँ तक यूनिट इकट्ठे करने की बात है, यहाँ लगभग 100 के करीब यूनिट इकट्ठे हो गए हैं जी। लोगों में बड़ा उत्साह था मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम खून दान करें जी, तो बड़ी अच्छी देखने को मिला, उत्साह देखने को मिला। ठीक जी। तो सोनू जी भी यहाँ मौजूद हैं। बता दें सोनू जी के बारे में, हमारे बड़े परम मित्र हैं और इनको सोलन का प्रभार सौंपा गया है और बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इनको चुनाव को लेकर कुछ इनसे बातचीत करेंगे। जी नमस्कार सोनू जी। नमस्कार सोनू जी, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, भाजपा कमर कस चुकी है, आप दून विधानसभा क्षेत्र में उतरे हैं, आप भी यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए पहुँचे हैं, तो आपको कैसी देखने को मिल रही है इस पर प्रतिक्रिया? क्या आपको लगता है कि भाजपा इस बार रिपीट कर पाएगी या जो हिमाचल वाला ट्रेंड है अदला बदली वाला वो फिर एक बार होगा? पहले तो आप सबको और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये जो हम लोग बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, यही कथन जो है उत्तराखंड में भी बोला जाता था। और जब हम उत्तराखंड इलेक्शंस के लिए गए तो वहाँ भी कई चैनल्स ने भारतीय जनता पार्टी को 20-25 से ज़्यादा सीटें नहीं दिलाई, परंतु परिणाम आप लोगों के समक्ष है। जनता नरेंद्र मोदी जी से कितना प्यार करती है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और उनकी जन कल्याण योजनाओं के साथ कैसे कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, उसी के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने उत्तराखंड में भी सरकार बनाई है। और मैं आपको यहाँ बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ, आश्वासन देता हूँ कि इस बार हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में 100वां रक्तदान हुआ है, हम 50 करोड़ करते जाएंगे। ठाकुर जी, आप भी भाजपा के एक जिम्मेदार अहदे पर हैं, हम आपसे सवाल करना चाहेंगे कि विपक्ष ने चारों तरफ से भाजपा को घेरा हुआ, एक महंगाई का, बेरोजगारी का और जाने क्या क्या मुद्दे हैं जिनका प्रचार किया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इस चुनाव के अंदर भाजपा को नुकसान होने वाला है इन मुद्दों को लेकर? जिस पार्टी ने इस देश को लूटा उसको लोग भूलते नहीं। जो इसमें पीछे क्या किया कांग्रेस ने, जो आज हमें घेरने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर मैं कहना चाहूँगा कि उनके इतिहास को कोई भूला नहीं है। अगर आज हमारा देश पीछे गया तो ड्यू टू कांग्रेस। अगर कांग्रेस की बजाय हमारे कहीं नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देश में होता तो आज भारत तो सोने की चिड़िया कहलाता। और मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा कि हमारे जयराम ठाकुर जी ने कोई मुद्दे नहीं छोड़ा विरोधियों के लिए। मैं तो प्रदेश की बात नहीं करूंगा, मैं अपने दून विधानसभा की बात करता हूँ। दून विधानसभा हल्का, इसमें यहाँ पर 23 साल लोग जिस फैमिली ने राज किया, एक एक दफ्तर नहीं खुलवा सके। और हमारे विधायक ने जिस प्रकार यहाँ मेहनत की है, आपका ले लो एसडीएम कार्यालय, बीडीओ कार्यालय, पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न, आईपीएच का डिवीज़न, आईपीएच के 2 सब डिवीज़न, पीडब्ल्यूडी के 2 सब डिवीज़न और कसौली को तहसील का दर्जा। इसके अलावा कम से कम भी मैं गिनती करूंगा तो शाम हो जाएगी। और यही 2007 से 12 तक रहा। 2007 से 12 में हमारे पूर्व विधायक मैडम विनोद चंदेल थी, उनके टाइम में भी कार्यालय खुले। कांग्रेस को ही अपना वो तो बताए कि हाँ हमने ये चीज़ की है। देखो, मैं अपने मंडल का अध्यक्ष हूँ तो मैं मंडल की ही बात करूंगा, दून विधानसभा की बात करूंगा। तो दून विधानसभा का इतिहास लोग नहीं भूले। सड़कों की क्या हालत होती थी ये भली भांति लोग जानते हैं। लोगों के काम किस प्रकार होते थे ये भली भांति जानते हैं। और भाजपा ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के तहत
कार्य करके हर वर्ग को खुश किया है। हमारे विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने लगातार 4.5 साल हो गए हैं, इवन के कोरोना काल भी था। मैं इस मन से ये पूछना चाहूँगा कि कोरोना काल में ये जितने बड़े नेता आज ट्रेन के बाहर करके निकल आए हैं, वो बताएं कि लोग कहाँ पर थे। उस टाइम वो एसी की हवा फांक रहे थे, लोगों से मिलना पसंद नहीं था। हमारे विधायक ने, परमजीत पम्मी ने 6000 राशन की कीटें बांटी है, और जिसको दवाई की जरूरत थी उसको दवाई दी है, जिसको किसी प्रकार के सहयोग की जरूरत थी वो उन्होंने उपलब्ध कराया। तो आज कांग्रेस क्या मुंह लेकर जनता में जाएगी? 4.5 साल के बाद उनको पता है, 4.5 साल किसी के हालचाल नहीं पूछा, किसी कोई समस्या नहीं डाला, इवन के वो अपना विरोध, हमारा विरोध करने में भी नाकाम रहे हैं। तो आज मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस को तो वोट मांगने का हक भी नहीं है, और जातिवाद पे लड़ा रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति कर रहे हैं। अब इनका कोई पैंतरा नहीं चलेगा। दोबारा भारतीय जनता पार्टी का दून से विधायक बनेगा, और बड़े अच्छे माध्यम से बनेगा। प्रभारी कृष्णकांत शर्मा जी से सवाल है। प्रभारी जी, आप बताइए, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस प्रकार की लोगों को प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? आप दून विधानसभा की बात तो बता दी ठाकुर साहब ने, हम तो, आप सोलन जिला के प्रभारी हैं, और भी लोग हैं, आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, तो कुछ मुद्दे जिन पे घेर रहे हैं विपक्ष, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दल आपको घेर रहे हैं, विशेषकर एक महंगाई का और एक बेरोजगारी का मुद्दा जगह जगह सुनने को मिल रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसका प्रभाव बुरा पड़ने वाला है आने वाले चुनाव में? जहाँ तक हम लोग, मैं यदि 5 विधानसभाओं की बात करूं, तो 5 विधानसभाओं में पूरी जनता जो हमें दिखाई दे रही है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। हम प्रश्न कर रहे हैं बेरोजगारी का। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, भारतवर्ष आपको पता ही है, अगर आप सारी कंट्रीज को देखें तो हम 130-135 करोड़ की जनसंख्या क्रॉस कर चुके हैं। उसके बावजूद भी कोरोना काल में, जैसे माननीय हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि 2 साल तक हम लोगों के सारे आय के साधन बंद रहे, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के खाने की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, और जो हमारे कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह की चिंता इसी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही करी है। प्रत्येक, चाहे वो अध्यापक वर्ग हो, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सैलरी उसके समय पर मिली है, प्रत्येक व्यक्ति को दवा मिली है। इतने ज़्यादा आपने कोविड सेंटर देखे हैं। हम लोग जब प्रश्न बेरोजगारी का उठाते हैं तो हम कोविड काल के उन 2 सालों को भूल जाते हैं, जब हमारी स्थिति ये थी कि हमारी इनकम 0 है लेकिन खर्चा हमारा 10 गुना बढ़ गया। प्रदेश सरकार ने किसी भी जनता, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश, या मैं पूरे राष्ट्र की बात करूं तो भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी केंद्रीय में जो सरकार है, किसी भी व्यक्ति को ये एहसास दिलाने का प्रयास नहीं किया कि आप लोगों के ऊपर इतना घोर संकट आया है, हमारी इनकम बिल्कुल कम है, अब हम आपको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे सकते। बढ़ चढ़कर स्वास्थ्य सेवाएं मिली हैं। आप श्रीलंका को मत भूलिए, आप अमेरिका जैसे देशों को मत भूलिए, आप इटली जैसे देशों को मत भूलिए, जहां 10-10, 20-20, 50-50 लोगों को एक ही खड्डे में जेसीबी से खोदकर दफनाया गया। जहां मृत्यु के पश्चात भी प्रत्येक व्यक्ति को, यदि दुर्भाग्यपूर्ण किसी की मृत्यु हुई है तो उसको बड़े सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार किया गया। मेरा तो एक विरोधाभास ये भी है कि ये बेरोजगारी शब्द हमारे भारतवर्ष में पहले कभी नहीं था। ये जर्मनी, जापान, पता नहीं कौन सी कंट्री से आया और कांग्रेस पार्टी ने इसको हमारे सर के ऊपर थोप दिया। आप हमारी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनाओं को देखिए, प्रधानमंत्री स्वावलंबन योजनाओं को देखिए। आज हम रोजगार लेने वाले नहीं, आज हम रोजगार देने वाले हैं। आप उन आंकड़ों के लीजिए ना, जहाँ पे हमारा एक युवा साथी या एक बेरोजगार व्यक्ति किसी कारोबार को शुरू करता है और अपने साथ 50 लोगों को रोजगार देता है। हम इन चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पहला विषय आपने बेरोजगारी का किया था, तो मेरा आपसे यही है कि जितने बेहतर ढंग से इस बेरोजगारी को कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लोगों को स्वावलंबी बना सकती है, रोजगार देने वाला बना सकती है, कांग्रेस के स्वप्न में भी ये चीज़ कभी नहीं थी। यहाँ पर लोकेश जी, बात करते हैं। लोकेश जी, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी फ्री एजुकेशन और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतरीन करने का दावा कर रही है और मिसाल देती है, तो क्या भाजपा ऐसा नहीं कर सकती? क्या भाजपा अपने एजेंडे पे ये बात नहीं रख सकती? क्यों उनको बोला जा रहा है कि वो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, फ्री की बांट रहे हैं? तो सुविधा देना किसी को, क्या रेवड़ियाँ बांटना है? क्या भाजपा ऐसा नहीं कर सकती? उनका मुकाबला नहीं कर सकती? इसी मुद्दे के ऊपर वो घेर रहे हैं और इसी मुद्दे पे उनका प्रचार प्रसार भी होता जा रहा है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं जी। एक तो स्वास्थ्य सेवाएं जो माननीय मोदी जी के
नेतृत्व में आयुष्मान भारत की योजना लाई गई, सर्वप्रथम मोदी जी ने ही शुरू की कि हर भारतीय को उसके एक अच्छे स्वास्थ्य पहलू के अंदर जो गरीब आदमी है उसके सबसे पहले ये योजना की शुरुआत की गई। और जहाँ तक रेवड़ी बांटने की बात है, देखिए दिल्ली सरकार के पास आज के डेट में पूर्ण स्वायत्त नहीं है राज्य का, तो उनके ऊपर सारी जिम्मेवारियां नहीं है जो बाकी प्रदेशों के ऊपर है। उनकी सिक्योरिटी का कोई खर्चा नहीं है, मेजर डेवलपमेंट विकास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, तो उनके पास ले दे के 1 या 2 डिपार्टमेंट है जिसमें वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको पूछना चाहूँ, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ मुफ्त में देना, आदमी को सक्षम भी अपने पैरों पे खड़ा करना भी इस सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके लिए माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत रोजगार देना भी, और मैं सिर्फ रोजगार लेने वाला ना बनूँ, मैं रोजगार देने वाला बनूँ, इसके तहत योजनाएं बनी हैं कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, साथ में अपने 2-2, 3-3 लोगों को भी अपने पैरों पे खड़ा होने का लायक बनाऊँ। तो मुफ्त में तो देखिए, आज हम अगर ये एक मॉडल देखें, यूरोप में पेंशन योजना थी, आज वो कहाँ गए? वो देश आज क्यों स्लंप में हैं? उनके इकोनॉमिक इश्यूज क्यों हो गए? आज कल ही माननीय मोदी जी SCO में गए और भारत सर्वाधिक विकास करने वाला देश है, और SCO के अंदर जो है विश्व की 40% जनसंख्या SCO क्षेत्र में रहती है। आज हम यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, IMF ने परसों ही ये लागू किया, ये बताया दुनिया को कि विश्व की आर्थिक व्यवस्था 3.2 से 2.3 तक लेकर जा सकती है, लेकिन तो उसमें एकमात्र चमत्कार जो है हिंदुस्तान में हो रहा है। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, अपने पैरों पे खड़ा है, और विकास की जो दर है, हिंदुस्तान इस टाइम चाइना से तकरीबन टक्कर दे रहा है और चाइना से आगे बढ़ जाएगा। तो ये योजनाएं एकदम से नहीं आई हैं, 8 साल के अंदर जो एक नींव रखी गई है विकास की। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, अगर मेरे घर में 4 बच्चे हैं और एक बच्चा घर में कुछ नहीं करता, क्या माँ बाप उसको घर में कब तक बैठ के खिलाएंगे? तो मुफ्त के नहीं, सक्षम बनाने की तरफ ध्यान होना चाहिए देश में, कि हम गरीब हैं, ठीक है, गरीब है, उसको मुफ्त में सारी सुविधाएं दें, उसको पढ़ाई लिखाई का उसको मौका दें, किंतु उसको अपने पैरों पर ही खड़ा करें ताकि वो किसी पर भार ना बने। आज अगर हम देखें, हमारे देश में आज हम कंपैरिजन एक समय पे करते थे कि हमारा देश वर्सेस वेस्ट। अमेरिका में इतनी ज़्यादा इशू हो गया है कोविड के बाद कि उनके पास समझ में नहीं आ रहा अपने लोगों को बचाएं कैसे, किंतु भारत में हमने वो नहीं देखी, जबकि भारत में जनसंख्या उनसे कई गुना ज़्यादा है। तो ये हमारे भारत की महानता है जिसमें समाज सेवी और कई सेवाएं संस्थाएं आगे आईं, उन्होंने सरकार की मदद की। इसमें हमारे लोकल पार्षद भी थे, इसमें मैं भी पार्षद था, और हमें जो दिशा निर्देश मिले उसके हिसाब से हमने सेवा किया, और हम गर्व करते हैं कि हमारे एरिया में कोई भी भूखा नहीं रहा। तो ना और कितने गुना हमारी जो है खर्चे बढ़ गए। ये 2 साल इतने विश्व के पटल पर जो एक इतनी दिक्कतें आई, उसके बावजूद ही आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं, ग्रो कर रहे हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।